व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज आज हम लोग करने वाले हैं डिसोल्यूशन और इस वीडियो में मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स अटैच कर रहा हूँ डिसोल्यूशन के। आपको सारे के सारे आराम से वन शॉट में कॉन्सेप्ट्स देख लेने हैं सो दैट मैं आपको अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा पाऊँ। तो डिसोल्यूशन के बेसिक्स फटाफट से सारे फंडामेंटली रिवीजन ले लो, सारे के सारे बेसिक्स कवर्ड हैं, सारे के सारे बेसिक्स देख लो, फिर मैं आपको इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराता हूँ। जैसा इस वीडियो के बाद आपके पास रिटायरमेंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे होंगे। रिटायरमेंट के बेसिक्स मैंने कल करा दिए थे। दिस इज फॉर डिसोल्यूशन, एक बार देखो, अच्छे से काम करो और जितने क्वेश्चन साथ साथ कराए हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर लो, मजा आ जाएगा। सिलेबस बस एंडिंग की तरफ है, ऑलमोस्ट हो गया है। चलिए लेट्स बिगिन। चलिए जी, मेरे साथ साथ हेडिंग डालेंगे, डिसोल्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म। इस चैप्टर के नाम से ही, जहां से चैप्टर शुरू होता है वहीं से ही इंपॉर्टेंस शुरू हो जाती है। जैसे क्या लिखा है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो यहां से आपको पहला टॉपिक जो आता है वो यहां डिसोल्यूशन शब्द से आता है। दो प्रकार का डिसोल्यूशन हो सकता है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। What actually is dissolution? देखो, डिसोल्यूशन का मतलब है चीजें डिसॉल्व होना, चीजें क्लोज डाउन होना, बिजनेस का बंद होना। ठीक है, डिसोल्यूशन का मतलब यही होता है कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, फर्म बंद हो रही है, बिजनेस बंद हो रहा है, या कुछ भी, मतलब डिसोल्यूशन मींस डिसॉल्व होना, राइट। अब यहां पे डिसोल्यूशन से दो कॉन्सेप्ट निकल के आते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, दूसरा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो आपको याद रखना है, हम लोग ये पढ़ रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि फर्म ही बंद हो रही है, आगे कोई भी बिजनेस नहीं चलेगा इस फर्म के द्वारा, फर्म बिल्कुल बंद हो रही है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप अगर लिखा हो तो पार्टनरशिप का मतलब होता है डिसोल्यूशन ऑफ एग्रीमेंट। सर एग्रीमेंट मींस, एग्रीमेंट का मतलब है कि जो भी पार्टनर्स के पास पुराना एग्रीमेंट था, पार्टनरशिप डीड था, वो बंद हो गया है, नया एग्रीमेंट बनेगा, है ना। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है टर्म्स एंड कंडीशंस चेंज हो रही हो सकता है कुछ और नए पार्टनर्स आ रहे हो, मतलब पुराना वाला एग्रीमेंट खत्म होता है, नया वाला एग्रीमेंट बनता है, उसको हम बोलते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। समझ गए, फर्म में फर्म ही बंद हो रही है। अब अगर फर्म बंद हो रही है सर, तो फर्म बंद होगी तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स कौन कौन सी बनेंगी? बुक्स ऑफ अकाउंट्स इंक्लूड्स, ये नोट्स बना के चलना अपनी अपनी कॉपीज में। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में भी यही आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा जी याद रखना है, दिस इज रियलाइजेशन नॉट रीवैल्यूएशन। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, रीवैल्यूएशन, ना 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 ना, रिवैल्यूएशन नहीं, रियलाइजेशन क्या है अभी इसके बारे में पढ़ेंगे। रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना आना चाहिए। पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट या फिर पार्टनर्स का करंट अकाउंट या फिर दोनों अकाउंट, है ना। ये तो आपने पहले भी सीखे हैं, आपने फंडामेंटल्स में ही बनाए हैं वही चीजें दोबारा से। नंबर 3, पार्टनर्स के लोन अकाउंट। लोन अकाउंट तब इफ नेसेसरी, लोन अकाउंट तब बनेगा अगर नेसेसरी होगा। सर नेसेसरी कब होगा? नेसेसरी तब होगा अगर फर्म ने लोन लिया है और वो पार्टनर से लिया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि लोन अकाउंट कब बनेगा, बेसिकली अगर फर्म ने लोन लिया है, यानी आपको लोन जो है वो लायबिलिटी में दिखाई दे रहा है और वो पार्टनर से लिया है। अगर बैंक से लिया है तो फिर उसका कोई अकाउंट नहीं बनाओगे आप, बैंक लोन अकाउंट नहीं है। कौन सा लोन अकाउंट है? पार्टनर का लोन अकाउंट, यानी जो पार्टनर है उसने ही फर्म को लोन दिया हुआ है, फर्म ने लोन लिया है पार्टनर से। ओके, लास्ट क्या होता है सर? बैलेंस शीट। जी नहीं, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनता,
इसमें बनता है बैंक या फिर कैश अकाउंट। सर बैलेंस शीट क्यों नहीं बनता? बैलेंस शीट तो हम हमेशा बनाते आए हैं। बैलेंस शीट इसलिए नहीं बनता बेटा जी क्योंकि बैलेंस शीट तो तब बनेगा ना जब फर्म चल रही होगी। भाई जब फर्म ही बंद हो गई तो बैलेंस शीट का क्या काम है? बैलेंस शीट तो खत्म। सर बैलेंस शीट खत्म? हाँ जी बैलेंस शीट खत्म। सर बैलेंस शीट में आता क्या क्या है? पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, नोट डाउन कर लो, ठीक है। अब सर बैलेंस शीट में क्या क्या होता था? देखो फर्म बंद हो रही है, हमारी बैलेंस शीट में क्या क्या होता था? हमारी ये अगर बैलेंस शीट है तो हमारे पास इधर लाइबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स, अमाउंट, ठीक है। एसेट्स में मैं नॉन करंट से शुरू करता हूं कि लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, ठीक है। उसके बाद गुडविल, इसको स्टार मार्क करेंगे, गुडविल। उसके बाद आपका बैंक बैलेंस, डेटर, बीआर, स्टॉक, ये आपके एसेट्स हैं लेट्स सपोज, ठीक है। इन सब का जो भी वैल्यू है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। एक और ले लो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, ठीक है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस फिक्टिशियस एसेट, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक फिक्टिशियस एसेट है, हमेशा से राइट ऑफ करते आए उसको, है ना। इधर क्या क्या लोगे आप? अच्छा डेटर में भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, डेटर लेस प्रोविजन। लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, बैंक बैलेंस, डेटर लेस प्रोविजन, बीआर, स्टॉक, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस, टोटल, ठीक है जी। अब मुझे लाइबिलिटीज में क्या क्या लिखना है? लाइबिलिटीज में शुरू करता हूं मैं किसके साथ? लेट्स सपोज बैंक लोन, फिर पार्टनर्स का लोन, फॉर एग्जांपल एक्स एक पार्टनर है, एक्स का लोन, फिर एक्स की वाइफ का लोन, उसके बाद क्रेडिटर, उसके बाद बीपी, उसके बाद कैपिटल, एक्स वाई जी, इन तीनों की कैपिटल। ऐसा आपके पास बैलेंस शीट है, ठीक है। ये फर्म था, चल रहा था, अब ये फर्म बंद हो रहा है बेटा। अगर फर्म बंद हो रहा है तो उसकी हम क्या क्या बुक्स बनाएंगे, कैसी बुक्स बनाएंगे? मैंने आपको बताया सबसे पहला अकाउंट और सबसे इंपॉर्टेंट अकाउंट जो होता है वो होता है रियलाइजेशन अकाउंट। सर रियलाइजेशन का मतलब क्या है? देखो रियलाइजेशन का बहुत सिंपल सा मतलब है कि अगर फर्म बंद हो रही है तो सबसे पहले जो फर्म के कर्जे हैं, ये जो लाइबिलिटीज हैं, ये जितनी भी लाइबिलिटी दिख रही है, बैंक का लोन है, एक्स का लोन है, एक्स की वाइफ का लोन है, क्रेडिटर है, बीपी है, ये सारे कर्जे चुकाने पड़ेंगे क्योंकि फर्म तो बंद हो रही है। कर्जे चुकाओ। सर कर्जे कैसे चुकाएंगे? बेटा ये इतने सारे एसेट्स हैं, ये घर तो नहीं लेके जाओगे, इसको बेचना पड़ेगा। इन एसेट्स को बेचो, तो इस एसेट्स को बेचेंगे तो पैसा रियलाइज होगा, रियलाइज होगा तो कर्जे चुकाए जाएंगे। तो सबसे पहले तो कर्जे चुकाए जाते हैं प्रॉफिट्स में से, प्रॉफिट्स के बाद चुकाए जाते हैं कैपिटल में से अगर जरूरत पड़ जाए तो। अगर तब भी नहीं हो तो फिर पार्टनर घर से पैसा लेके आएगा। कर्जा चुकाना तो पड़ेगा, आपको कर्जा चुकाना ही चुकाना है। इसका मतलब ये थोड़ा ना फर्म बंद है तो कर्जे नहीं चुकाए जाएंगे, पेमेंट्स होंगी, हर सिचुएशन में होंगी। अब ये सारा काम दिखाने के लिए एक अकाउंट बनता है, जिस अकाउंट का नाम क्या है? क्या है? क्या है? क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट। अगर आपको ये अकाउंट बनाना आ गया तो समझ लेना कि आपको पूरा चैप्टर आ गया। इसीलिए मैं एक क्लास हमेशा बेसिक्स की रखता हूँ डिसोल्यूशन में, क्योंकि आज जिसने समझ लिया उसको चैप्टर में कोई दिक्कत नहीं आने वाली, ये मेरा एश्योरेंस है। तो उसको समझना बड़े ध्यान से। मैंने अकाउंट का नाम रखा रियलाइजेशन अकाउंट। बेटा फर्स्ट स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, भाइयों बहनों, सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको ये जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, जितने भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हैं, इन सभी को इसमें ब्रॉट डाउन करना है, इनका वैल्यू यहां पे ब्रॉट डाउन करना है, ठीक है। कौन से एसेट्स और लाइबिलिटीज का? जिसका वैल्यू कैश में कन्वर्ट होता है, ठीक है, सिर्फ वही। एक चीज और ले लो यहाँ पे, आप कुछ रिजर्व्स भी ले लो, जैसे सपोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ले लो यहाँ पे, ओके, और जनरल रिजर्व या जितने भी रिजर्व्स हैं वो सब भी मैंने यहाँ पे ले लिए। अब देखो शुरुआत करो आप लोग एसेट साइड से। एसेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग बिक सकता है, हाँ जी बिक सकता है।
प्लांट मशीनरी बिक सकता है, हाँ जी। फर्नीचर, हाँ जी। गुडविल, वेरी इंपॉर्टेंट। गुडविल अभी तक जिस भी चैप्टर में आ रही थी आप उस गुडविल को राइट ऑफ करते थे कैपिटल अकाउंट में। यहां पे गुडविल को क्या मानना है? ट्रीटेड एज अ नॉर्मल एसेट। गुडविल को किसी भी नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट करेंगे। गुडविल का कोई भी स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। फर्म बंद हो रही है, मैं लैंड बिल्डिंग बेचूंगा, प्लांट मशीनरी बेचूंगा, फर्नीचर बेचूंगा, गुडविल भी बेचूंगा। समझ रहे हो? यहां पे गुडविल का कोई एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट आपको नहीं करना, जैसे कोई और एसेट वैसे ही गुडविल। ओके। बैंक बैलेंस, बैंक बैलेंस बिकेगा तो नहीं, तो बैंक बैलेंस कहां जाएगा? ये जो बैंक का बैलेंस है ये ट्रांसफर होगा, ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट। ये एक बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होगा। सही है सर। अगर नेगेटिव बैंक बैलेंस हुआ, यानी कि अगर बैंक ओवरड्राफ्ट हुआ, ये सब नोट्स लिखते रहे ना इसके साथ साथ ही। बैंक ओवरड्राफ्ट will be treated as a liability। ओवरड्राफ्ट का बैलेंस बैंक अकाउंट में नहीं जाएगा, ओवरड्राफ्ट को आप एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करोगे, यानी उसका पेमेंट करोगे। ठीक है, ये याद रखना, भी करते करते आ जाएगा। डेटर का बैलेंस आ जाएगा। प्रोविजन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोविजन, प्रोविजन के लिए भी नोट लिखो। प्रोविजन इज ऑल्सो ट्रीटेड एज अ लाइबिलिटी। प्रोविजन को भी एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करना है। इसका कोई पेमेंट नहीं होता, लेकिन प्रोविजन फर्म के लिए तो एक लाइबिलिटी है ना। ठीक है। बीआर, बीआर से पैसा मिलेगा, एक नॉर्मल एसेट है। स्टॉक से पैसा मिलेगा, एक नॉर्मल एसेट है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस एक वो एसेट है जिससे हमें कोई पैसा रियलाइज नहीं होता, तो इसको क्या करना है? इसको एज ऑलवेज राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने का मतलब पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड में बांट देंगे हम इसको। तो एसेट्स में जितनी भी मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हो सकती है मैंने आपको सारी दिखा दी। देखो, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल को एक नॉर्मल एसेट की तरह ट्रीट करना, जैसे आप इन सबको ट्रीट करोगे। बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में जाएगा। ओवरड्राफ्ट होगा तो लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। डेटर नॉर्मल एसेट है, उससे पैसा मिलेगा। प्रोविजन को लाइबिलिटी मानना है। बीआर आपका एक नॉर्मल एसेट है, स्टॉक एक नॉर्मल एसेट है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस राइट ऑफ होगा। ठीक है। अब आपको क्या करना है? देखो, एसेट्स इधर है ना, इसको इधर ब्रॉट डाउन कर लेंगे। सबसे पहले मैं यहां पे क्या लिखूंगा? टू एसेट्स ब्रॉट डाउन। जितने भी एसेट्स हैं सारे के सारे ब्रॉट डाउन कर लेना सर। जैसे कि लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर, गुडविल, लैंड बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, फर्नीचर। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है? गुडविल। गुडविल भी एक नॉर्मल एसेट की तरह मैं इधर लेके आ रहा हूं। ठीक है। गुडविल के बाद बैंक तो नहीं आएगा क्योंकि बैंक अकाउंट में जाएगा। डेटर का ये वाला वैल्यू आएगा, बाहर वाला नहीं, ये वाला डेटर का ग्रॉस वैल्यू। डेटर इधर आ गया। जो प्रोविजन है बेटा वो एक लाइबिलिटी की तरह ट्रीट होगा। तो देखो, अब एसेट्स इधर से इधर आ रहे हैं तो लाइबिलिटी इधर से इधर, सिर्फ आपको ब्रॉट डाउन करना है, सेम टू सेम वैल्यू लिखनी है। इधर क्या आ जाएगा? बाय लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन। सबसे पहला लाइबिलिटी मुझे प्रोविजन मिल गया, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। ठीक है। अच्छा जी, ये सब एसेट्स आ रहे हैं अभी तक। चलो, बीआर स्टॉक, बीआर और स्टॉक, बीआर और स्टॉक, सारे के सारे एसेट्स आप यहां ले आए, आपके एसेट्स आ गए। ठीक है जी। अब लाइबिलिटीज पे चलते हैं, लाइबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बैंक का लोन, एक नॉर्मल लाइबिलिटी आपको चुकानी है, इसको आप यहीं पे ले आओगे। बैंक का लोन इधर आ गया जी। ठीक है। उसके अलावा ये है, देखो इंपॉर्टेंट, एक्स एक पार्टनर है और ये एक पार्टनर का लोन है। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा था कि लोन अकाउंट तब बनेगा अगर जरूरी हो। जरूरी कब हो? अगर फर्म ने लिया हो। लाइबिलिटी में तो ऑब्वियसली फर्म ने लिया और पार्टनर से लिया है ना। तो इसका ये जो बैलेंस है ये पार्टनर का लोन है, तो दिस विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, कहाँ ट्रांसफर होगा? पार्टनर्स के लोन अकाउंट में। अब एक्स की वाइफ का लोन, वो तो पार्टनर नहीं है ना, उसकी वाइफ है, फर्म ने उसकी वाइफ से लोन लिया हुआ है, ये एक नॉर्मल लाइबिलिटी है, इसको इधर लिखेंगे एक्स की वाइफ का लोन। ये बहुत कंफ्यूजन क्रिएट करता है। पार्टनर का अगर लोन है तो उसका अकाउंट बनेगा, उसकी वाइफ का लोन है, चाहे कोई भी हो, वाइफ हो, डॉटर हो, कुछ भी हो यार, पार्टनर तो नहीं है ना, तो बस वो नॉर्मल लाइबिलिटी है। ठीक है। अच्छा सर, उसके बाद क्रेडिटर एक नॉर्मल लाइबिलिटी, बीपी एक नॉर्मल लाइबिलिटी जिसका पैसा देना है, क्रेडिटर बिल्स पेबल। ओके सर। उसके बाद रिजर्व्स को क्या करना है?
रिजर्व्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है। एज ऑलवेज रिजर्व्स बढ़ते हैं, बढ़ते चले जाएंगे। जो WCR वगैरह के स्पेशल केसेस हैं वो मैं भी आगे बताऊंगा, फिलहाल नहीं, फिलहाल बेसिक्स बना लो। कैपिटल कैपिटल अकाउंट में जाएगा। कैपिटल कहाँ जाएगा? कैपिटल अकाउंट में। तो हमने सबसे पहले क्या करा है, जितनी भी लाइबिलिटीज हैं वो ब्रॉट डाउन कर ली, जितने भी एसेट्स हैं वो ब्रॉट डाउन कर लिए। एसेट उधर से इधर, लाइबिलिटी इधर से इधर, ठीक हो गया पहला स्टेप। अब सर क्या करना है? अब मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले इन एसेट्स को बेचना शुरू करना है। यहां तक आपका पहला स्टेप हो गया ना। अब एसेट्स को बेचना है, याद रखना। एसेट्स को सर अगर बेचना है तो पैसा मिलेगा, एसेट्स बिकेगा तो पैसा आएगा। पैसा आता है तो इधर रिकॉर्ड होता है हमेशा क्रेडिट साइड में, पता है ना आपको। तो यहाँ पे जब एसेट्स बिकेंगे तो यहाँ पे लिखूंगा मैं बाय बैंक। अगर एसेट्स बिके हैं, बस कुछ नहीं लिखा, सिंपली लिखा है कि लैंड एंड बिल्डिंग इज सोल्ड फॉर इतना, प्लांट एंड मशीनरी इज सोल्ड फॉर इतना। फॉर एग्जाम्पल ये लैंड एंड बिल्डिंग यहाँ पे 50,000 रुपीज का था और ये लिखा है कि ये लैंड एंड बिल्डिंग 30 में बिका, तो आपको टेंशन नहीं लेनी कि उस 20 का क्या होगा, आपको कुछ नहीं सोचना। आप सिंपली यहाँ पे लिखोगे बाय बैंक, क्या बिका मेरा लैंड एंड बिल्डिंग, कितने का? 30,000 रुपीज का। सिंपली आप यहाँ लिख दोगे 30,000। कितने का बिक रहा है वो लिखना है। प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, वो अकाउंट खुद निकाल के देगा। सर कैसे निकाल के देगा? देखो सपोज करो कि इसमें सिर्फ ये दो ही चीजें होती, तो 50 इधर आ गया, 30 इधर आ गया, बैलेंस अपने आप इधर आएगा या नहीं आएगा? कोई भी बैलेंस इधर आता है वो लॉस होता है, पता है ना। ट्रेडिंग बना के आए हो, प्रॉफिट एंड लॉस बना के आए हो, रीवैल्यूएशन बना के आए हो, बैलेंस इधर आता है तो प्रॉफिट, इधर आता है तो लॉस। फॉर एग्जाम्पल अब ये 50 की जगह 80 का बिकता तो यहाँ 80 लिखता ना, यहाँ पे 30 का बैलेंस आ रहा होता, इधर तो मैं प्रॉफिट दिखाता उसको, समझ गए? खुद निकलता जाएगा। बस सेल कितने का हो रहा है आपको यहाँ लिख देना है। सिमिलरली ऐसे ही प्लांट एंड मशीनरी बिक जाएगा, सिमिलरली ऐसे ही फर्नीचर बिक जाएगा, सिमिलरली ऐसे ही गुडविल बिक जाएगा। ये सब ऐसे सेल होते चले जाएंगे, सही है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ने डेटर्स के बारे में कुछ भी नहीं बोला। सपोज क्वेश्चन डेटर के बारे में चुप है, क्वेश्चन ने कुछ भी नहीं बोला, तो उस सिनेरियो में आप मानोगे कि वो जीरो में गया है, उसका कुछ नहीं मिला। जीरो में गया तो यहाँ पे जीरो तो लिखूंगा नहीं, बस मैं उसको दिखाऊंगा ही नहीं। तो यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, if question is silent regarding any asset, अगर किसी एसेट के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है, कंसिडर इट्स वैल्यू एज जीरो। उसकी वैल्यू को क्या कंसिडर करना है? जीरो कंसिडर करना है, यानी उसका वैल्यू हम जीरो मान के चलेंगे। ओके, अच्छा ऐसे ही BR स्टॉक इधर हो जाएगा, ठीक है। अब क्या जरूरी है कि बाहर ही बेचेंगे? हो सकता है किसी पार्टनर को फर्नीचर की जरूरत हो, वो बोले कि ये फर्नीचर मैं लेके जाना चाहता हूँ, फर्म तो बंद ही हो रही है ना, तो मैं फर्नीचर ले जाता हूं। तो अगर कोई पार्टनर ले गया तो आप पार्टनर का नाम लिख दोगे, बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इट मींस कि हम वो पैसा पार्टनर से ले लेंगे, सिंपल, ठीक है ना। तो अगर फर्म बेच रही है बाहर किसी को तो आपको पैसा मिलेगा सिंपली यहाँ पे बैंक में। पार्टनर लेगा तो पार्टनर का नाम लिख दो, बस ये दो चीजें पता होनी चाहिए। एसेट बिका, पार्टनर ले गया तो पार्टनर का नाम, कुछ नहीं लिखा तो फर्म। बेसिक्स बताते चलो, क्वेश्चन कराऊंगा, सारे क्लियर हो जाएगा। अब सर पैसा आ गया, अब इस पैसे का क्या करना है? इस पैसे से ये लाइबिलिटीज पे करनी है। सर प्रोविजन का पेमेंट होगा? नहीं, कुछ नहीं होगा इसका। यहां से पेमेंट होगा, जो फर्म पे कर रही है वो बैंक के नाम से लिख दो। जैसे कि सबसे पहले पेमेंट करा फर्म ने बैंक लोन का, पहले तो लोन ही चुका दिया। तो देखो जितने भी ये एसेट्स इधर ब्रॉट डाउन करे थे, इनका पैसा इधर मिलेगा। ये जो लाइबिलिटीज ब्रॉट डाउन करी है, इनका पेमेंट इधर होगा, है ना। खर्चे सारे इधर से होते हैं, सारे खर्चे डेबिट से होते हैं। तो बैंक का लोन आ गया, उसके बाद एक्स की वाइफ का लोन आ गया, उसके बाद क्रेडिटर जितने का बोलेगा। अब फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ने बीपी के बारे में कुछ नहीं बोला, बिल्स पेबल के बारे में कुछ नहीं बोला, फर्म बंद हो रही है, ठीक है। यानी अब यहां पे एक नोट लिखो, इफ क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी। क्वेश्चन साइलेंट है रिगार्डिंग पेमेंट ऑफ अ लाइबिलिटी। जैसे क्वेश्चन ने बीपी के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है। इसका क्या करना है? पे इट एट द सेम वैल्यू। याद रखना यहां पे अगर एसेट के बारे में कुछ नहीं बोला तो उसको जीरो मानना है, लाइबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बोला तो जितने का बीपी है उतने का आप पे करके आओगे यहाँ पे। यानी अगर 20,000 का बीपी है तो यहाँ पे आप 20,000 पे करोगे, क्वेश्चन बोले या ना बोले,
ठीक है, ये बात याद रखना। अच्छा सर, इसके बाद ये सब लाइबिलिटीज पे कर दी, 2 स्टेप खत्म। अब तीसरा स्टेप क्या होता है? वेरी सिंपल, अगर कोई रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस हुए, ये सब इतना काम करा, तो अगर कोई भी एक्सपेंस होगा वो यहाँ पे आ जाएंगे, किस नाम से? बैंक के नाम से, टू बैंक। ओके, टू बैंक, ये रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस आ गए आपके। उसके बाद सर लास्ट स्टेप कुछ भी नहीं है, बस अब आपको इस अकाउंट को कंपेयर करना है, इधर का टोटल करना है, इधर का टोटल करना है। अगर बैलेंस इधर आया तो वो क्या हो जाएगा? प्रॉफिट। और अगर बैलेंस इधर आया तो वो क्या हो जाएगा? लॉस। किस में बटेगा सर? तीनों पार्टनर्स में या 2 पार्टनर्स में। उनकी कौन सी रेशो में? इसमें एक ही रेशो होती है, ओल्ड रेशो। तो इस तरीके से हमारा रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। 3 स्टेप्स में बन रहा है। सबसे पहले तो बैलेंसेस ले आओ, फिर ये वाले एसेट्स इधर बेच लो, ठीक है। अगर फर्म के पास पैसा आया तो बैंक के नाम से, पार्टनर से आएगा तो पार्टनर के नाम से। सिमिलरली लाइबिलिटीज का पेमेंट करना है। लाइबिलिटीज अगर पे करी है फर्म ने, फॉर एग्जांपल फर्म ने पे करी है, तो टू बैंक। सर क्या ऐसा भी हो सकता है कोई लाइबिलिटी पार्टनर पे कर दे अपने रिसोर्सेज से? यस, वो भी हो सकता है। अगर पार्टनर ने पे करा है तो यहाँ पार्टनर का नाम लिख देना। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में ऐसा लिखा आ गया कि क्रेडिटर्स आर पेड बाय एक्स ने पे करे, तो अब फर्म एक्स को पैसा देगी, तो यहाँ पे एक्स का नाम लिख देंगे हम। नॉर्मली तो बैंक लिख ही रहे हैं, तो 2 ही सिचुएशन है। अगर फर्म के पास पैसा आया तो बैंक, फर्म के पास से पैसा गया तो भी बैंक, पार्टनर के पास आ गया, पार्टनर से लेना है तो पार्टनर का नाम लिख दो, पार्टनर को देना है तो भी पार्टनर का नाम लिख दो, ठीक है। उसके बाद बस रियलाइजेशन के अगर कुछ एक्सपेंसेस हैं तो वो इधर, फिर प्रॉफिट या लॉस निकाल दो। ये मेजर अकाउंट है। अगर आपको ये बनाना आ गया तो समझो आपको सब कुछ आ गया, तो रियलाइजेशन अकाउंट हो गया बेटा। इसके बाद हम लोग को पार्टनर कैपिटल और करंट अकाउंट तो पहले भी हमने सीखा ही हुआ है, उसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। रियलाइजेशन अकाउंट मुझे आपको सिखाना था, उसका बेसिक मैंने कराया। पार्टनर लोन अकाउंट की भी अभी जरूरत नहीं है, बैंक कैश बड़ा क्वेश्चन लास्ट में देखेंगे। मेजर रियलाइजेशन अकाउंट आना चाहिए। 5 नंबर का सवाल इसका सैंपल पेपर में भी आया हुआ है, और 5 में से ये मान के चलना कि 3 साढ़े 3 नंबर का रियलाइजेशन अकाउंट होगा सिर्फ। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इन्हें हम बोलते हैं रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का मतलब कि कई बार क्या होता है, जब हम फर्म को क्लोज कर रहे होते हैं तो रियलाइज कराने पे खर्चे आते हैं, कि आप जब बुक्स को क्लोज कर रहे हो, आपको एसेट्स बेचने हैं, लाइबिलिटीज पेड ऑफ करनी है, तो उस पे एक्सपेंसेस आते हैं। तो वो एक्सपेंसेस का क्या ट्रीटमेंट है, वो एक्सपेंसेस कैसे करने हैं? तो बेटा जी उसके अंदर ना 4 केसेस बनते हैं जो आपको काफी परेशान करते हैं, बट बहुत सिंपल तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को क्या करना है आपको? याद रखो कि सबसे पहले आपको ये देखना है कि रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बॉर्न कौन कर रहा है। बॉर्न कौन कर रहा है से क्या मतलब है सर? बॉर्न कौन कर रहा है से मतलब है कि वो खर्चा है किसका, ठीक है। 2 केसेस में बनते हैं, या तो वो खर्चा होगा फर्म का या वो खर्चा होगा पार्टनर का, ठीक है। अब अगर वो खर्चा बॉर्न बाय फर्म है तो आपको दूसरी चीज देखनी है कि पेड बाय क्या है, ये क्वेश्चन बताएगा। पेड बाय फर्म है या पेड बाय पार्टनर है। सिमिलरली इधर भी अगर पार्टनर का खर्चा है तो किसने पे किया है? क्या वो पेड बाय फर्म है या वो पेड बाय पार्टनर है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बोलूं कि खर्चा बॉर्न बाय फर्म है, यानी फर्म का खर्चा है और फर्म ने ही पे करा है, तो रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट में लिखा जाता है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, किसने पे करा? फर्म ने पे करा, तो फर्म के बैंक अकाउंट से पैसा कटेगा। तो कभी भी फर्म का खर्चा होगा ना, कभी भी, देखो बॉर्न बाय फर्म है ना, कभी भी फर्म का खर्चा होगा हमेशा रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा। पे अगर फर्म ने करा तो बैंक से क्रेडिट कर दो, पार्टनर ने करा तो पार्टनर को क्रेडिट कर दो, सीधा सीधा हिसाब किताब है, ठीक है। अब ये भी बॉर्न बाय फर्म था, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, पे किसने कर दिया? पार्टनर ने, तो टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले खर्चा पेड बाय फर्म था, बॉर्न बाय फर्म था, फर्म का खर्चा फर्म नहीं पे करा, रियलाइजेशन टू बैंक। फर्म का खर्चा पार्टनर ने पे करा, तो रियलाइजेशन डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे क्या होता है? पार्टनर का खर्चा है बेटा जी, खर्चा किसका है? पार्टनर का, तो यहां पे क्या होगा? पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट।
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, क्योंकि पे किसने करा है, फर्म ने पे करा है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और अगर पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने ही पे करा, खर्चा भी पार्टनर का है, पार्टनर नहीं पे करा, तो भाई फर्म को क्या मतलब है उससे, फर्म को कोई मतलब नहीं है। उस केस में हम कोई भी एंट्री पास नहीं करते, यहां कोई भी एंट्री पास नहीं होती। तो याद रखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस में अगर बॉर्न बाय फर्म है, फर्म का खर्चा है, फर्म दे रही है, तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। फर्म का खर्चा पार्टनर ने दिया तो रियलाइजेशन टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। पार्टनर का खर्चा पार्टनर कैपिटल डेबिट टू बैंक, क्योंकि फर्म ने पे किया था। पार्टनर का खर्चा पार्टनर ने पे किया तो देयर विल बी नो एंट्री। आपको ये पता होना चाहिए सबसे पहले, ठीक है जी। होपफुली आपको ये क्लियर होगा। अब चलते हैं, अभी इन सबके क्वेश्चंस कराऊंगा तो चिंता मत करना। अब चलते हैं हम लोग किसके ऊपर, नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि क्या है, अच्छा एक इसमें ना ऊपर वाले टॉपिक में आप नोट भी लिख लेना। ऊपर वाले टॉपिक में एक नोट लिखो, इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन बिल्कुल साइलेंट होता है, क्वेश्चन में पता ही नहीं होता, बस ये लिखा होता है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000, बस, बाकी पता ही नहीं। तो अगर कुछ भी गिवन नहीं है, इफ नथिंग इज गिवन इन क्वेश्चन, always assume that expenses are borne and paid by the firm। हमेशा याद रखना अगर कुछ भी गिवन नहीं हो तो ऑलवेज अज्यूम कि बॉर्न बाय भी फर्म होगा और पेड बाय भी फर्म होगा, यानी फर्म का खर्चा और फर्म ही दे रही है, ठीक है। ओके सर, नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। सर WCR का क्या ट्रीटमेंट होता है, WCR का ट्रीटमेंट समझने के लिए फिर से आपको कुछ केसेस समझने पड़ेंगे। एज्यूम करो कि मेरे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 1 लाख रुपीस का बना हुआ है, ठीक है। आपके पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितने का बना हुआ है, 1 लाख रुपए का आपने रिजर्व बनाया हुआ है। अब सबसे पहला केस आता है, केस 1, नो क्लेम। वर्कर ने कोई क्लेम ही नहीं मांगा, कोई क्लेम करा ही नहीं। तो अगर कोई क्लेम नहीं करा तो आप पूरा का पूरा रिजर्व पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जैसे आपने पिछले चैप्टर्स में भी करा है। WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये आपने प्रीवियस चैप्टर्स में भी करा है कि WCR इतने का है, कोई क्लेम नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो इस तरीके से काम कर लो। दूसरा कौन सा आता है, केस नंबर 2, if there is a claim of rupees 50,000, सपोज क्लेम 50,000 रुपीज का है। अब यहां पे याद रखना अगर क्लेम 50 का है तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो जो 50 है वो डिस्ट्रीब्यूट कर दो। देखो 1 लाख में से 50 का क्लेम है ना, बाकी 50 डिस्ट्रीब्यूट कर दो। WCR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट 50,000। अब ये जो 50 का क्लेम है इसका क्या करना है, ये क्लेम पहले आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट में उतारना है एज अ नॉर्मल लाइबिलिटी। हम लाइबिलिटी सारी रियलाइजेशन के क्रेडिट में उतारते हैं ना, तो आपको ये जो क्लेम है पहले आपको रियलाइजेशन के क्रेडिट में उतारना है। उसको क्या बोलोगे, WCR डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है, 50,000 उतार दिया। अब आप इसको एज अ नॉर्मल लाइबिलिटी पे कर दोगे। उसकी एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन के डेबिट से होगा, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक। ये है सीधा सीधा स्ट्रक्चर। सबसे पहले WCR टू पार्टनर्स कैपिटल जो बांटने वाला था वो बांट दो, फिर आप रियलाइजेशन में ट्रांसफर करो, WCR टू रियलाइजेशन, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक, ठीक है। चलता हूं मैं तीसरे की तरफ, नंबर 3, थर्ड केस, केस नंबर 3, इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ रुपीज 1 लाख
अगर आपके पास क्लेम हो कितने रुपए का, 1 लाख रुपए का क्लेम हो, 1 लाख का रिजर्व है, 1 लाख का क्लेम है, तो पार्टनर के पास बांटने के लिए तो कुछ भी नहीं है, देयर इज नथिंग टू डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन द पार्टनर्स। अब अगर डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना तो हम क्या करेंगे, WCR डेबिट टू रियलाइजेशन, पहले जितना भी पे करना है वो रियलाइजेशन के क्रेडिट में उतारो, सब जगह अकाउंट प्लीज लगा देना, ठीक है। और उसके बाद क्या करोगे, पे कर दो बस, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, पूरा का पूरा 1 लाख रुपीज, WCR टू रिलेशन, रिलेशन टू बैंक। ओके, अब चलता हूं मैं चौथे की तरफ, नंबर 4, केस नंबर 4, ठीक है। ये क्या है सर, इसमें क्या करना है सर, इसके अंदर हमारे पास लिखा होता है इफ देयर इज अ क्लेम ऑफ ₹150। अब देखो मेरे पास रिजर्व सिर्फ 1 लाख का था और क्लेम 150 का है, रिजर्व बनाया था 1 लाख का, क्लेम तो ज्यादा है, तो सबसे पहले तो आप वो जो रिजर्व है उसे रियलाइजेशन के क्रेडिट में उतारो। तो क्या एंट्री बनेगी, WCR डेबिट टू रियलाइजेशन, आपके पास रिजर्व सिर्फ 1 लाख का है, ये याद रखना, रिजर्व मात्र कितना है, 1 लाख रुपए का। और आप अगली एंट्री क्या करोगे, रियलाइजेशन डेबिट टू बैंक 150, रिलेशन डेबिट टू बैंक 150, WCR टू रिलेशन 1 लाख, रिलेशन डेबिट टू बैंक 150। आपको ऐसे पे करना है, जितना रिजर्व है वो उधर ले आओ, पे करो 150 से। सर वो जो 50 एक्स्ट्रा है वो अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगा आपके पास रियलाइजेशन अकाउंट में, जब आप लास्ट में रियलाइजेशन का प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे तो वहां पे वो एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है। 4 केस तो ये हो गए, ये आपको पता होने चाहिए। इसके बाद लास्ट केस होता है, एक केस और होता है, केस नंबर 5। केस नंबर 5, इफ देयर इज नो रिजर्व, आपके पास WCR नहीं है और क्लेम है ₹50,000 का, सीधा सीधा हिसाब किताब, मतलब कि रिजर्व है ही नहीं, WCR है ही नहीं, बस क्लेम है 50,000 का। तो इस केस में क्या करना है, इस केस में आपको एज अ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी इसको सीधा पे कर देना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड इसको पे कर दो। पे करने की एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, स्ट्रेट फॉरवर्ड आप रियलाइजेशन के डेबिट से इसको पे कर सकते हो। तो आपके पास इन ऑल टोटल WCR के ये 5 केसेस बनते हैं जो आपको पता होने चाहिए। जल्दी से इसको नोट डाउन करके चलो, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 केसेस जो आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के ये 5 केसेस हो गए। अब आगे चलते हैं हम लोग, WCR के 5 केसेस के बाद हमारे पास क्या आता है, आ जाओ जी। एक छोटा सा टॉपिक मुझे आपको और लिखवाना है, ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का क्या करना है, ठीक है सर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के 2 केसेस हैं, आपको पता होना चाहिए। इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन, अगर इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं हो, या इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन। तो अगर आपको IFR दिया है लाइबिलिटी साइड में, लाइबिलिटी में ही होता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, सारे रिजर्व्स लाइबिलिटी में होते हैं यार, WCR भी, जनरल रिजर्व भी, IFR भी, सब वही होते हैं। तो IFR में यहाँ पे इस चैप्टर में थोड़ा सा ट्रीटमेंट अलग है, बड़े ध्यान से देखो। आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है, अब आपको ये देखना है कि अगर इन्वेस्टमेंट है या नहीं है। इन्वेस्टमेंट है क्या, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है, इफ इन्वेस्टमेंट इज नॉट गिवन, तो आप इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। IFR डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, सपोज 3 पार्टनर हैं तो टू A, टू B, टू C, टू A's कैपिटल अकाउंट, टू B's कैपिटल अकाउंट, टू C's कैपिटल अकाउंट, आप सीधा सीधा पे कर, ठीक है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट है, इफ इन्वेस्टमेंट इज गिवन, इन्वेस्टमेंट है, तो फिर क्या करना है, इस सिनेरियो में आपको सीधा सीधा क्या करना है, IFR को रियलाइजेशन के क्रेडिट में उतार देना है।
बस सिर्फ क्रेडिट साइड में उतार के छोड़ दो, आपको कोई डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना, कोई पेमेंट नहीं करना, इसको एज अ नॉर्मल लाइबिलिटी ट्रीट करके क्रेडिट में उतार दो, ठीक है। इस प्रकार से आपके पास ये सारी चीजें हो जाती हैं, ओके। तो ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर में अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो बांट दो, आईएफआर डेबिट टू ए टू बी टू सी, इन्वेस्टमेंट है तो क्रेडिट में उतार दो। ये जब लास्ट में रियलाइजेशन का प्रॉफिट निकलता है तो वहाँ एडजस्ट हो जाएगा, चिंता मत करना, ये भी कैपिटल में ही जाएगा, लेकिन बस तरीका अलग है दिखाने का। तो ये आपके पास ट्रीटमेंट ऑफ आईएफआर हो गया जो मैंने आपको बताया। इससे पहले हमने ये WCR का ट्रीटमेंट देखा पूरा का पूरा, ये आपको सारी एंट्रीज पता होनी चाहिए। इससे पहले हम लोगों ने ये रियलाइजेशन एक्सपेंसेस देख लिए सारे के सारे। मेरे साथ साथ अकाउंट बनाएंगे, आ जाओ फटाफट से अकाउंट बनाना सीख लो। हम लोगों को 3 अकाउंट्स बनाने हैं, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है, आप जानते हो इस अकाउंट को, मैंने सबसे पहले बनवाया था, ये होता है रियलाइजेशन अकाउंट। दूसरा कौन सा बनाना है आपको, दूसरा बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अभी हमारे क्वेश्चन में कितने पार्टनर्स हैं, मैं अभी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, 2 पार्टनर्स हैं, ए और बी, ठीक है। तो जो कैपिटल अकाउंट बनेगा वो हम यहीं पे बना लेते हैं। रियलाइजेशन को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, हाँ विजिबल है। पार्टनर्स कैपिटल हमें इसमें ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना पड़ता क्योंकि ज़्यादा एडजस्टमेंट नहीं होते डिसोल्यूशन में पार्टनर्स कैपिटल में। ए बी पर्टिकुलर्स ए बी और एक आप बना दोगे बैंक अकाउंट। सर इसमें बैलेंस शीट नहीं बनता क्या? नहीं, इसमें बैलेंस शीट नहीं बनता। क्यों नहीं बनता इसमें बैलेंस शीट? क्योंकि बेटा फर्म ही बंद हो गया। जब फर्म बंद हो गया तो बैलेंस शीट का क्या मतलब है? जब वो सारा बिजनेस ही बंद कर दिया तो बैलेंस शीट का तो कोई पर्पस ही नहीं बनता ना। तो बेसिकली ये आपका रियलाइजेशन अकाउंट आ गया, ये आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया, ये आपका बैंक अकाउंट आ गया। इनका काम जानो क्या है। इसमें पहले आप सारी लाइबिलिटीज और एसेट्स को लेके आओगे, बैलेंसेस उनके लेके आओगे, एसेट्स आपके इस तरफ आ जाएंगे, लाइबिलिटीज आपकी इस तरफ आ जाएंगी। फिर आप इन एसेट्स को सेल करोगे इधर, क्योंकि ये एक नॉमिनल अकाउंट है तो इनकम इधर आएंगी, ठीक है। जब एसेट बिकेगा तो इधर पैसा आएगा, ठीक है। लाइबिलिटी पे होगी तो इधर आएगी, सही है। फिर अगर कोई एसेट पार्टनर ले गया तो पार्टनर से पैसा लेना पड़ेगा ना, वो पार्टनर कैपिटल में लिख देंगे। कोई लाइबिलिटी पार्टनर ने पे करी तो उसको पैसा देना पड़ेगा, इधर लिख देंगे। बैंक क्यों बनता है सर? बैंक बनता है, पैसा आया पैसा गया तो बैंक का हिसाब किताब तो होगा ही होगा ना, ठीक है। देखो सीखो जरा करना, आ जाओ फटाफट से हम चलते हैं अब क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कुछ ऐसा है, आसान से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे सो दैट आपको एक एक चीज पॉइंट से क्लियर रहे। देखो ए और बी पार्टनर्स हैं जिनका रेशो 3:2 है। सबसे पहली बात, इस चैप्टर में कोई 2 या 3 रेशो नहीं होते, एक ही रेशो होता है बस, पूरे क्वेश्चन में वही चलेगा। बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च, बैलेंस शीट ऐसी है कुछ, क्रेडिटर है, कैपिटल है, बैंक का बैलेंस है, डेटर है, प्रोविजन, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोविजन याद रखना। प्रोविजन को आप एक नॉर्मल लाइबिलिटी की तरह ट्रीट करोगे और लाइबिलिटी साइड में ही उतारोगे, ठीक है। स्टॉक, मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। एडजस्टमेंट सब बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसका काम कर लेते हैं। चलो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये बैलेंस शीट खाली करनी है, ठीक है। तो ये जो कैपिटल है ये कैपिटल अकाउंट में जाएगा, बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में जाएगा, बाकी सब कुछ रियलाइजेशन में जाएगा। याद रखना, बैंक का बैलेंस बैंक अकाउंट में, कैपिटल कैपिटल अकाउंट में, बाकी सब रियलाइजेशन में। जितनी चीजें इधर हैं वो डेबिट साइड, जितनी चीजें इधर हैं वो क्रेडिट साइड, वेरी सिंपल, ठीक है। चलो क्रेडिट कैपिटल 150-90, बैंक 7000, 150-90 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 150-90 और बैंक में आपके पास कितना पैसा पड़ा है? 7000, 7000 रुपए आपके पास बैंक में पड़े हुए, ठीक है। ये बैंक में पैसा पड़ा है, ये है आपका कैपिटल। अब आपको सारी लाइबिलिटीज और एसेट्स लिखने हैं, ठीक है। अब देखो हमारे पास लाइबिलिटी में क्रेडिटर थे 20,000 रुपीज के, क्रेडिटर कितने के थे हमारे पास? 20,000 रुपीज के। तो हम यहां पे लिख देंगे बाय क्रेडिटर 20,000। सर क्रेडिटर इधर क्यों आया? बेटा लाइबिलिटी इस साइड लिखी होती है ना बैलेंस शीट में, तो हमेशा इधर, और वैसे भी लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट में ही आता है, ओके। क्रेडिटर थे, कैपिटल थे, अब एसेट्स कौन कौन से हैं? एसेट्स हैं हमारे पास, देखो जरा, ये क्रेडिटर उधर पहुंच गया, कैपिटल पहुंच गया, बाकी कुछ नहीं है। अब एसेट्स देखो, बैंक वाला बैंक में पहुंच गया, डेटर, स्टॉक, मशीनरी और लैंड, डेटर, स्टॉक, मशीनरी और लैंड,
डेटर स्टॉक मशीनरी और लैंड टू डेटर टू स्टॉक टू मशीनरी टू लैंड। देखो मैं कुछ भी अभी तक नया नहीं कर रहा हूं, सिर्फ बैलेंस शीट से इधर ब्रॉट डाउन कर रहा हूं, ठीक है। प्रोविजन को इधर याद रखना, ये स्पेशल पॉइंट है, प्रोविजन आपका इधर ही आना चाहिए। इनकी अमाउंट कितनी कितनी है सर? डेटर है 40,000, प्रोविजन 1800। डेटर 40,000 है, प्रोविजन 1800 है। डेटर 40,000, प्रोविजन 1800। स्टॉक 54,800, 40,000 एक 20, 54,800, 40,000 एक 20। देख लो एक बार, कैश आ गया, डेटर मैंने 40,000 लिखा एसेट्स में, प्रोविजन लायबिलिटी में लिखा 1800, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। स्टॉक 54,800 आ गया बेटा, मशीनरी 40,000 आ गया, लैंड बिल्डिंग 120 आ गया। पूरा बैलेंस शीट हमने खाली करना है, एक एक चीज खाली करनी है। बैलेंस शीट खाली कर दिया, अब एडजस्टमेंट्स पे चलेंगे। देखो एडजस्टमेंट में क्या लिखा हुआ, एक बार एडजस्टमेंट्स पढ़ लो सारी। पार्टनर डिसाइडेड टू डिसॉल्व, फर्म बंद हो रही है और एसेट्स रियलाइज्ड का मतलब होता है बेटा एसेट्स बिक गए, ठीक है। एसेट्स बिके तो स्टॉक 45 में, मशीनरी 20% लेस में। मशीनरी 20% लेस का मतलब जितने की भी है उससे 20% कम, ठीक है। डेटर 35 में, लैंड बिल्डिंग 30,000 मोर देन द बुक वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 ज्यादा में, मशीनरी कम में और ये ज्यादा में। क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस, क्रेडिटर 5% कम में। एक्सपेंसेस आए हैं 1200 रुपए के। एक्सपेंसेस कितने के आए हैं? 1200 रुपीज के। बस हम लोगों को जर्नल एंट्री करनी है और अकाउंट बनाने। पहले अकाउंट बनाना सीख लो, फिर जर्नल एंट्री सिखाऊंगा आपको अलग से। चलो शुरू करते हैं। स्टॉक 45, मशीनरी 20% लेस। अब ये एसेट्स बिक रहे हैं तो इधर लिखूंगा बाय बैंक। पेन का कलर बदल देता हूं ताकि आपको याद रहे कि अब दूसरा स्टेप शुरू हो गया। बाय बैंक, स्टॉक बिका था मेरा 45,000 में। स्टॉक कितने का बिक रहा है हमारा? 45,000। स्टॉक 45, मशीनरी 20% लेस, डेटर 35। डेटर 35, मशीनरी कितनी थी? 20% लेस। मशीनरी 20% लेस, लैंड बिल्डिंग 30,000 मोर। मशीनरी 20% लेस और लैंड बिल्डिंग 30,000 मोर। मशीनरी 40,000 पे 20% घटा दो, 20% यानी 8,000 घटा दो तो यहां तो आ जाएगा 32,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 मोर यानी 150। तो आपके पास टोटल चारों एसेट्स बिक गए। याद रखेंगे बेटा जी, अगर इस चैप्टर में गुडविल आता है तो गुडविल को भी आप एक नॉर्मल एसेट ही मानोगे, राइट ऑफ मत कर देना। गुडविल को भी यहाँ पे ब्रॉट डाउन करो, वो भी इधर बिकेगा, ठीक है, ये याद रहे। 45,000, 35,000, 32,000, 150,000, 2,62,000 रुपीज के सारे एसेट्स बिके हैं। अच्छा, क्रेडिटर का पेमेंट करना है टू बैंक और कुछ रियलाइजेशन के खर्चे आए थे। क्रेडिटर शायद 5% कम पे था। क्रेडिटर एग्रीड टू एक्सेप्ट 5% लेस, एक्सपेंसेस 1200 के आए। 5% लेस तो 20,000 का 5% विल बी 1,000, तो 19,000 रुपीज में ये गए, हमारे क्रेडिटर का पेमेंट कर दिया हमने। बस सिंपल सा काम था। इस प्रकार देखो, ये मेरे एसेट्स बिक गए, ये मेरी लायबिलिटी पे हो गई। प्रोविजन किसी बाहर वाले को देना नहीं तो आप सिर्फ इग्नोर करोगे इसको, आपको कुछ नहीं करना। अगर यहाँ पे ये बैंक लोन होता जिसके बारे में क्वेश्चन कुछ ना बोल रहा होता तो आपको बैंक लोन यहाँ पे पे करना था। अगर क्वेश्चन किसी लायबिलिटी के बारे में साइलेंट है तो आप उसकी बुक वैल्यू पे ही उसे पे करके आओगे। और अगर क्वेश्चन किसी एसेट के लिए साइलेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल लैंड के लिए कुछ ना बोलता, तो उसकी वैल्यू हम 0 मानते हैं। ये याद रखना, छोटे छोटे पॉइंट्स। मैंने आपको 3 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट बताए हैं, चाहे हिंदी में लिख लो अपने पास। गुडविल एक नॉर्मल एसेट की तरह इधर उतरेगा और फिर इधर से बिकेगा। कोई लायबिलिटी के बारे में क्वेश्चन साइलेंट है तो वो लायबिलिटी आपको पे करके आनी है उसकी उसी वैल्यू पे। कोई एसेट के लिए क्वेश्चन साइलेंट है तो उसको इग्नोर कर देंगे, 0 मान लेंगे, ठीक है। अब क्या करना है, बहुत सिंपल सी चीज है। आपको देखना है कि प्रॉफिट आ रहा है या लॉस आ रहा है। सर कैसे पता चलेगा? अगर इधर बैलेंस आया तो प्रॉफिट, इधर आया तो लॉस। तो यहीं पे बैलेंस आएगा, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ए का कैपिटल और बी का कैपिटल।
कितना आएगा जी 262 प्लस 20 282 283 283 800 262 प्लस 20,000 प्लस 1800 283 800 माइनस 40,000 माइनस 54,800 माइनस 40,000 माइनस 1,20,000 माइनस 19,000 माइनस 1,200 8800 का प्रॉफिट आ गया बेटा जी। 3:2 में बढ़ जाएगा 8800 इंटू 3/5 5280 और 3520 एक ही रेशियो है क्वेश्चन में 3:2 उसी में बटेगा। ठीक है, ये पहला स्टेप होता है, आपने रियलाइजेशन बना लिया। ठीक है, अब रियलाइजेशन बनाने के बाद एडजस्टमेंट्स तो हमेशा से दो जगह जाती आई हैं, तो एडजस्टमेंट को दो जगह कैसे भेजना है सर? देखो ये पैसा आया है आपके पास, रियलाइजेशन तो क्रेडिट हुआ ही हुआ है, साथ में बैंक में भी तो जाएगा, तो बैंक के डेबिट में लिखूंगा टू रियलाइजेशन 2,62,000 ये पैसा आ गया आपके पास। ये पैसा आपके पास से गया है बैंक में से, तो दो बार बाय रियलाइजेशन पूरा लिख के आना प्लीज, अकाउंट और बाय रियलाइजेशन अकाउंट, एक बार 19,000 और एक बार 1,200। ठीक है, 19,000 और 1,200 ये पे करा मैंने। अब सर ये दोनों भी हमने कर दिए, ये भी कर दिया, बस ये प्रॉफिट बचा। सर प्रॉफिट नहीं बैंक में जाएगा, नहीं बेटा, प्रॉफिट पहले पार्टनर को मिलेगा, प्रॉफिट तो पार्टनर का है ना, तो ए और बी प्रॉफिट है तो इधर आएगा बाय रियलाइजेशन, ए का 5280 और बी का 3520। इसको आप इधर ले आओ, पे कर दो टू बैंक, क्योंकि फर्म बंद हो रहा है ना, तो कैपिटल में से पैसा निकाल के पेमेंट कर देना बस। 150 और 5280 155,280 ए निकाल के ले जाएगा बिजनेस में से, और बी लेके जाएगा 93,520। तो ये दोनों लेके जाएंगे तो बैंक बैलेंस कम होगा। $155,280 93,520। अब ये आपका बैंक अकाउंट मैच होना चाहिए कि जितना पैसा था वो सारा पैसा हमने चुका दिया। 262,000 प्लस 7,000 269 93,520 155,280 1,200 19,000 बिल्कुल सही। लो सर, इस प्रकार से आप क्वेश्चन करते हो पूरा का पूरा डिसोल्यूशन का। ठीक है, तो जब भी आपको डिसोल्यूशन का क्वेश्चन करने के लिए आए, आप इस प्रकार से पूरा क्वेश्चन कर सकते हो। रियलाइजेशन अकाउंट बना लिया आप लोगों ने, पार्टनर्स कैपिटल बनाया और बैंक अकाउंट बनाया। एक आधा क्वेश्चन अपनी बुक उठाना और ट्राई करके देखना। मैं आपको अगली क्लास में कराऊंगा बोर्ड्स में आए हुए जो इसके क्वेश्चंस आए हुए हैं, जो बड़े क्वेश्चंस आए हुए हैं वो कवर कर लेंगे और आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस है। ठीक है जी, जल्दी से करो, मिलते हैं फिर नई वीडियोस के साथ। थैंक यू।